नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी का बेहद ही लोकप्रिय और खास कार्यक्रम स्ट्रेट टॉक। स्ट्रेट टॉक में आज बात करेंगे हम हरियाणा के विधानसभा चुनाव की, जिसमें दो प्रमुख दल जिनके बीच सीधा मुकाबला, कड़ा मुकाबला है। बीजेपी सत्ताधारी दल और कांग्रेस, दोनों के घोषणा पत्र सामने आ चुके हैं और दोनों ने लगभग जो घोषणाएं की हैं या फिर गारंटियां जनता के लिए दी हैं, काफ़ी समानता दोनों दलों के घोषणा पत्र में देखी जा रही है। 7 गारंटियों की बात कांग्रेस कर रही है, वहीं पर बीजेपी के संकल्प पत्र में भी कुछ वैसे ही वायदे गारंटी हैं जैसा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में जारी किया गया था। इसलिए हरियाणा में इन दोनों दलों के घोषणा पत्र का कितना प्रभाव, कितना असर दिखेगा, इसको समझने की कोशिश करेंगे आज स्ट्रेट टॉक में, क्योंकि 5 अक्टूबर को जब वोट डालने हरियाणा की जनता जाएगी तो इन मुद्दों को ध्यान में रखकर वो मतदान करेगी। और क्या ये घोषणा पत्र बीजेपी को तीसरी बार प्रदेश में जीत दिलाएगी, या फिर जो सर्वे बता रहे, जो ओपिनियन पोल्स बता रहे कि कांग्रेस को मिलने जा रही है प्रचंड बहुमत, वो जो है इस बार उसके घोषणा पत्र का असर ज्यादा दिखेगा। आइए शुरू करते हैं स्ट्रेट टॉक और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो हरियाणा में सामने आ चुकी है गारंटियां ही गारंटियां, यानी कि गारंटियों का मौसम। चुनाव और विधानसभा चुनाव में बीजेपी की घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए 2100 रुपये प्रति माह, 2 लाख युवकों को रोजगार, सरकारी नौकरी की बात हो रही है और आयुष्मान योजना के तहत जो है मुफ्त इलाज की बात कही गई है। 500 रुपये में गैस सिलेंडर की बात कही गई है। और कमोबेश जब एक दिन पहले कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया था तो उसमें भी कुछ इसी तरीके के जो वायदे और गारंटियां लोगों के सामने, जनता के सामने रखी गई थी। हमारा जो पैनल जुड़ चुका है, आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। स्ट्रेट टॉक में हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं लखनऊ से मुकुल त्रिपाठी जी, हमारे साथ वैशाली तोमर हैं बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सुरेश रोड जी, और अबिता द्विजा हैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और दोनों ही घोषणा पत्र के बारे में मैंने जो कुछ मुख्य बिंदु यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत में ही प्रस्तावना में रखे हैं। मुकुल सर, आपके सामने भी ये दोनों संकल्प पत्र और जो है गारंटी पत्र कह लीजिए जो कांग्रेस का है वो सामने आ चुका है। 20 प्रमुख संकल्प जो है बीजेपी के है, तो कांग्रेस का देखा जाए तो वो भी 7 वादे पक्के इरादे। कांग्रेस के जो ये 7 वादे पक्के इरादे हैं, इसका असर ज्यादा देखा जाएगा या फिर बीजेपी के 20 प्रमुख संकल्प का? मुकुल जी। सभी पैनलिस्टों और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए नेहा जी, बिल्कुल सही सवाल है जी कि ये जितना घोषणा पत्र होता है उसको अमल में कितना लाया जाता है। और आज की डेट में दोनों दल, चूंकि बीजेपी इस वक्त हैट्रिक मारने के चक्कर में है और कोई भी ऐसा दाव नहीं छोड़ना चाहती कि जिससे जनता कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ रुख करे। लेकिन लोकसभा चुनाव में आप देखिए, घोषणा पत्र तो आप मानिए कि दोनों के लगभग, वही आपने बोल दिया, उसको बराबर है। 100 इस वक्त में बीजेपी ने महिलाओं को जितना देने की बात कही है, बाकी चीजें लगभग आयुष्मान की योजना हो, चाहे जो भी इस तरह की योजनाएं हैं, जनता पे इसका असर पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी जो इस वक्त बीजेपी के सामने मुसीबत मुझे कांग्रेस इसलिए नहीं समझ में आता कि कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है जी। बीजेपी के पास खोने को बहुत कुछ है, एक सत्ता को हाथ से निकल जाएगी। लेकिन सबसे मेरा मतलब एक जो मैंने आकलन किया है, बीजेपी के पास आज की डेट में सबसे बड़ी जो एक पहाड़ खड़ा है वो एक ही है, वो 5 पहाड़ है जिसमें 700 किसानों की मौत और किसान आंदोलन के बाद ये पहला चुनाव है विधानसभा का। दूसरा, देश में सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा में नंबर 1 है। ठीक है। तीसरा, पहलवानों पर अत्याचार पूरे देश ने देखा। देश के जितने पहलवान थे लगभग, ठीक है वो मुझसे आधे हो, लेकिन वो पूरे देश ने देखा। तीसरा, क्राइम रेट में 2012 से 2024 के बीच में 3 गुना क्राइम रेट था जी। और अग्नि, प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा जाते हैं, वहां सारे वादे करते हैं और उन वादों में तारीफ करते हैं जो 6 महीने पहले जी खट्टर साहब को भूल जाते हैं। तो ये चीजें जनता को दुखनी होता ही इसका निर्णय कि आखिर किसके वादे उनको सही लग रहे हैं। एंटी इनकम तो है ही, और बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे बीजेपी इन विषयों से उतर नहीं पा रही और इन चीजों का कोई नेता जिक्र भी नहीं करता। योजनाएं बताई है, हम करेंगे
बेरोजगारी में उतना अग्निवीर को सरकार धरातल नहीं समझ पा रही कि ये कैसे संभव होगा, क्योंकि अभी तक जितने भी अग्निवीर हैं बाहर नहीं आए, लेकिन नौकरी का बहुत बड़ा लेकिन कहीं ना कहीं मुकुल जी, जिस तरीके से हर अग्निवीर को सरकारी नौकरी का वादा अमित शाह करके गए हैं, ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में इस मुद्दे की आंच जो है बीजेपी को काफी करीब से है, महसूस हो रही है। और इसीलिए जो है जब हमने लोकसभा चुनाव में देखा तो इस मुद्दे का भी काफी असर हमने जब नतीजे आए थे तो उसके मंथन के दौरान इस बात का जिक्र भी किया था तब भी, और इस बार भी विधानसभा चुनाव में इसी मुद्दे को बीजेपी शायद ये आकलन लगा रही है कि कहीं भारी ना पड़ जाए, इसलिए हर अग्निवीर जिसका संबंध हरियाणा से होगा उसे सरकारी नौकरी का वादा किया जा रहा है। क्या अग्निवीर, आपको लग रहा है कि ये जो हर अग्निवीर को सरकारी नौकरी का वादा, ये बीजेपी उस नुकसान की भरपाई की कोशिश कर रही है और इसका असर भी हो सकता है? जी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अग्निवीर को लेकर जिस तरह से देश में एक आंदोलन चला था और उसके बाद सरकार बैकफुट पे भी आई थी और उन्होंने कहा हम इसका आकलन करेंगे कि अग्निवीर के साथ क्या किया जाए, तो वो चीजें अभी पाइपलाइन में, और बीजेपी इन चीजों को नहीं चाहती कि ज्यादा इसको तूल दी जाए, खासकर ऐसे मुद्दों को जिनसे बीजेपी के खिलाफ कोई लहर बने। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटी सी टिप्पणी में आम आदमी की प्रवक्ता जो है अबिता जी, उनसे भी ले लेते हैं। अबिता जी, दोनों प्रमुख जो दल हैं, हालांकि आप भी पहली बार सभी सीटों पर जो है अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और अपने इंडिया गठबंधन के सहयोगी के साथ जो है इस चुनाव में नहीं उतर रहे हैं, तो दोनों दलों के घोषणा पत्र पर आम आदमी पार्टी की एक छोटी सी टिप्पणी, उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता का हम रुख करेंगे। जी देखिए, आपने जैसे देखा कि कल कांग्रेस ने और आज बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, और आप ये देखिए कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था उसमें शिक्षा के मुद्दा मिसिंग था, वहां पर शिक्षा के बारे में कुछ कहा नहीं गया। ठीक है। और दूसरी बात, आज जब बीजेपी के मैनिफेस्टो में आ जाते हैं तो आप देखिए कि इन्होंने लिखा है कि हरियाणा के अग्निवीर को सरकारी नौकरी मिलेगी, नहीं बताया कि कैसे मिलेगी। ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो इनका 19वां पॉइंट था, वहां पर इन्होंने कहा कि हम जो शिक्षा संस्थान है उसको अच्छा करेंगे और वहां पर स्किल बेहतर करेंगे। तो 10 साल से आपने स्किल इंडिया चलाया था, तो वो क्या था? ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने एक और चीज कहा कि जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के ओबीसी और एससी के बच्चे उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जनरल कैटेगरी में होते हैं और सक्षम नहीं होते और ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, तो उनके लिए क्या? तो ये जो सारा मैनिफेस्टो आज बीजेपी का देखोगी तो ये ना उसके जातिवाद की झलक जो है ना वो इसमें मिल रही है कि जिस तरीके से ये सिर्फ चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर अगर ये जो जाति सर्वे है या फिर जातिगत जनगणना है, क्या उससे अलग नहीं आप बात कर रही हैं? आप सभी जातियों की बात कर रही हैं, लेकिन जब बात जातिगत आरक्षण की आती है या फिर सर्वे की आती है, जनगणना की आती है, तो आप जो है कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते नजर आते हैं। अबिता जी, अच्छा मुझसे पूछा। देखिए, एक चीज ये है कि जो बीजेपी का मॉडल है, अब इस बार जो चुनाव में सत्ता विरोधी लहर है और उसके कारण इनका जो ये कुछ भी मैनिफेस्टो दे रहे हैं ना तो इनको करना है, क्योंकि देखिए आप 2019 में भी इन्होंने ये बोला था कि हम 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, और वो आय दुगनी की 750 किसानों की शहादत हुई। तो आप ये देखें कि अभी ये जाति जनगणना के लिए भी इन्होंने मना कर दिया था। ठीक है। और जिस तरीके से संसद में ये मुद्दा उठाया गया, और आप देखिए नायाब सिंह सैनी जी ने ये कहा जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि जो एससी है, अनुसूचित जाति है, उनका सब क्लासिफिकेशन किया जाएगा, तो नायाब सिंह सैनी जी ने ये बोला कि ये हम सबसे पहले करेंगे। तो उन्होंने सोचा समझा नहीं, और आज आकर के कुरुक्षेत्र की रैली में 14 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि दूसरी जो पार्टी है वो आरक्षण खत्म कर देंगे। ये आरक्षण खत्म करने की बात अगर कोई बात करते हैं तो वो बीजेपी बात करती है। मैं बीजेपी की प्रवक्ता से ही समझ लूंगी आज तक इन्होंने, अगर ये दूसरे ओबीसी आरक्षण वाले लोगों को अगर ये नौकरी देना चाहते थे, शिक्षा सुविधा या स्कॉलरशिप देना चाहते थे,
तो जाति जनगणना कराई जा सकती थी ना। इन्होंने आज तक कोशिश करेंगे कि कांग्रेस की प्रवक्ता भी इस दौरान हमसे जुड़ सके, और बीजेपी की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है वैशाली तोमर, उनसे समझेंगे कि ये जो बीजेपी का घोषणा पत्र आया है जिस पर कांग्रेस ये दावा कर रही है कि ये उनके घोषणा पत्र की कॉपी की गई है, नकल की गई है, बीजेपी की प्रवक्ता का इस पर क्या कहना है, और जो संकल्प लिए गए हैं उन संकल्प पर बहुत सारे जो मुद्दे ऐसे हैं जिस पर पहले से ही सरकार से अपेक्षा की जा रही थी, सत्ताधारी दल से अपेक्षा की जा रही थी, उन अपेक्षाओं का क्या। वैशाली जी, जो बातें यहाँ पर अबिता जी ने भी कही और मुकुल जी ने भी कही, सत्ताधारी दल तीसरी बार जो है काल जो है हासिल करने की कोशिश करी, और इस घोषणा पत्र के आधार पर या फिर इस भरोसे जिस पर ये कहा जा रहा है कि ये तो कांग्रेस के घोषणा पत्र की कमोबेश वही समानता है। बीजेपी अगर 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा कर रही है तो पहले भी सत्ता में थी, दे सकती थी इस तरह का महंगाई से राहत। बात जब चुनाव की आती है तो ये जनता से किए गए लोक लुभावन वादे दिखते हैं, ये भी रेवड़ियों से कम कैसे कहा जाए? क्या ये मुफ्त की रेवड़ियां नहीं है? बीजेपी तो कांग्रेस के जो घोषणा पत्र है उसको कहती है कि झूठ का पुलिंदा है। वैशाली जी। जी नमस्कार नेहा जी, साथ ही साथ मेरे साथ जुड़े अबिता जी को, सुरेश जी को और मुकुल जी को भी मैं सादर नमस्कार करती हूँ, दर्शकों को धन्यवाद करती हूँ। जी आपने नेहा जी ने गलत बोल दिया। आपने कहा कि बीजेपी कांग्रेस को फॉलो कर रही है, उसके मैनिफेस्टो को देख रही है। देखिए 500 रुपए सिलेंडर जो आज कांग्रेस देने की बात कर रही है, ये ऑलरेडी नायब सैनी सरकार दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात आपने कि विकास कार्यों की किस तरह से, जैसे बोला कि बीजेपी जो है वो झूठ के पुलिंदे कर रही है और उन्हें चीजें उन्होंने अब तक क्यों नहीं। देखिए अगर बात अब जैसे आज अभी तक 15-17 दिन बचे हुए हैं, लगता चुनाव का समय खत्म नहीं होने पर अभी तक आप पार्टी का कोई नहीं हुआ है। आप जब ये लागू कर घोषणा करेंगे तब इनके भी यही वादे होंगे, देंगे, शिक्षा देंगे, ये स्वास्थ्य देंगे, ये तरह से विकास के कार्य करेंगे। लेकिन सवाल वही उठ जाता है कि इतने वर्षों तक कांग्रेस और यहाँ पर सरकार रही, बीजेपी तो यहाँ पर गठबंधन वर्षों से, तो आप देखें कि ये सवाल तो इन पर भी लाजमी उठता है कि ये चीजें जो आज ये कह रहे हैं कि हम इतनी पेंशन, इतना हम महिलाओं को सशक्त करें, तो ये पहले से इन्होंने क्यों नहीं की। रही बात दूसरी, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करी कि हम महिलाओं को शक्ति देने का दावा और अपनी गारंटी इन्होंने दी कांग्रेस ने। तो आप इन्हें देखिए कि महिला दलित शैलजा, इन्होंने उनको सम्मानित नहीं किया, उनका सम्मान नहीं करा, उन्होंने उनको घोषणा पत्र विमोचन कार्यक्रम में आमंत्रित तक नहीं किया, तो क्या महिलाओं का सम्मान करे। दूसरा बात रोजगार की, तो 2 लाख युवाओं को नौकरी देने की गारंटी दरअसल एक चुनाव मौका था। आप देखें कि कांग्रेस की जो प्रत्याशी है नीरज शर्मा, उन्होंने साफ साफ कर दिया। अब आप खुद देख लें कि उन्होंने किस तरह से बीजेपी के जो काम को उन्होंने झंडी दिखा दी है और अपने आप को बता दिया कि उन्होंने इतने बच्चों क्या किया। नीरज शर्मा का वीडियो वायरल है, आपके पास नहीं है तो अगर आपने नहीं देखा है या नहीं, हम सबने देखा है, हम सबने देखा है, वो वोटों के बदले किस तरह से नौकरी की बात कर रहे हैं, ये हमने देखा है वैशाली जी। लेकिन बात यह है कि अगर बेरोजगारी जो अब बढ़ी है प्रदेश में, वो तो बीजेपी के कार्यकाल के दौरान बढ़ी है, तो फिर सवाल तो सत्ताधारी दल से ही पूछा जाएगा कि पहले आप इन 2 लाख रिक्तियों पर क्या कर रहे थे कि आप चुनावी घोषणा पत्र में इसको शामिल किया गया, अब कैसे कर दिखाएंगे जो पहले नहीं कर पाए। वैशाली जी देखिए नेहा जी, आप 10 वर्ष सरकार अपनी बीजेपी आई, तो आप मुझे भी ऐसा कहीं लिखित में या वैसे भी कोई वीडियो भी दिखा दीजिए उनको कांग्रेस ने नौकरी पर रखा हो या पहले बेरोजगारों को नौकरी दी है और उसके बाद उसको नौकरी से निकाल दिया है। कहीं यही है, कहीं कोई भी सरकारी नौकरी है उसको वहां से निकाल दिया है, तो उन नौकरियों का हट जाना तो कुछ बात ही नहीं बनती इस पे। रही दूसरी बात, क्या वर्षों में इतनी जनसंख्या, इतने बच्चे जो पैदा हुए वो नौकरी के योग्य हो गए। रही बात ये कि नौकरी दी नहीं गई, बिना खर्च की पर्ची के 2 लाख से ज्यादा हरियाणा में को की है, ठीक है। दूसरी बात ये, जिन बच्चों को नौकरी नहीं की उसके तहत भी
सरकार ने एक इस तरह से योजना बनाई कि प्राइवेट ना हो और गवर्नमेंट भी उनको अटैच करके नौकरी। आज भी कितने सारे शिक्षकों की भर्ती जो पद थे नायब सैनिक ने किया। दूसरा, उन्होंने वादा किया कि जब तक वो शपथ देंगे, जब तक वो उन्होंने 42,000 कुछ करके भर्ती नहीं हो जाएगी, उस पर भी कांग्रेस ने अपना बयान दे दिया कि हम भर्ती होने। इनके सिर्फ और सिर्फ खोखले वादे हैं जो आज आप जितनी ये घोषणाएं कर रहे हैं, जितने वादे कर रहे हैं, झूठे वादे जो कर रहे हैं, खोखली बातें कर रहे हैं, बुनियाद तरीके से सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप मुझे बताएं, कर्नाटक तेलंगाना में क्यों ये किसानों को उचित दाम पर एमएसपी दे पाए, क्यों उनका कर्ज माफ, क्यों ये रोजगार नहीं पाए, क्यों ये वहां पर जो यहाँ देने की बात कर महिला सम्मान सुरक्षा देना चाहते हैं, क्यों नहीं दे पाए। आप देखिए हिमाचल तो ये 2000 पेंशन भी नहीं पा रहे हैं, और तो और जो सरकारी रोजगार की बात करते हैं, जो सरकारी नौकरी पे है, उनकी सैलरी भी उन्होंने रोक दी है जी। खुद वहां पे आपने देखा ही होगा, ये सब तो मैं कुछ नया बता रही हूँ, और मैं कांग्रेस की तरह बैठ के कोई झूठ भी बखान नहीं कर रही हूँ जी। तो उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता हमसे कार्यक्रम के दौरान जुड़ पाए, और फिर जो ये दावे आप कर रहे हैं और कांग्रेस पर झूठ बोलने का जो इल्जाम लगा रहे हैं, अगर हम मुफ्त की रेवड़ी की बात की जाए तो ये चुनावी घोषणा पत्र जो है दोनों दलों के बता रहे हैं कि कितनी मुफ्त की घोषणाएं यहाँ पर की गई है, चाहे वो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो या फिर जो है पेंशन की बात हो कहीं ना कहीं, और जिस तरीके से नौकरियों की बात हो, किसानों के एमएसपी की बात हो, बिजली मुफ्त देने की बात हो, इन सब की झलक इन घोषणा पत्र में दिख रही है। मुकुल जी, मैं अगला सवाल आपसे लूंगी। वैशाली जी कुछ जोड़ना चाहती है बिल्कुल संक्षेप में, फिर अगला सवाल मुकुल जी के साथ। जी बस मैं ये कहना चाहूंगी कि हमने ये कोई घोषणाएं, आप जो ये बार बार आप पार्टी की कांग्रेस की या अन्य जो भी कार्यकर्ता या जो भी जनता ये आरोप लगाना चाहती है कि हम ये वादे जो आज कर रहे हैं, ये बातें हमने पहले पूरे क्यों नहीं किए। तो मैं आपको बता दूं, मात्र 150 रुपए की बिजली माफ करना, मात्र 200 रुपए का पानी माफ करना या 50 रुपए का पानी माफ करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमने 11 करोड़ ज्यादा घर दिए हैं जनता को, जिनका 5 लाख से ज्यादा खर्च आया। हमने उन गरीब जनता को जिन्होंने कभी पक्के मकान के सपने भी नहीं देखे वो दिए। जब एक व्यक्ति का पूरी कमाई उस बीमारी में चली जाती है, जब वो हॉस्पिटलाइज जाता है और अपने घर को बेचता है, अपने सोने चांदी अपने गहनों को बेचता है, हमने उसको वो चिरायु योजना के तहत, आयुष्मान योजना के तहत बुढ़ापा फ्री किया है, ताकि वो बीमारी की उस दिक्कत से, उस टेंशन से निजात पा सके। दूसरा, हमने उन बुजुर्गों को जो ये 500 रुपए की पेंशन के लिए भी टाइम में लगते थे, हमने आज उन्हें 3000 पेंशन दी है, जिससे वो सुरक्षित अपने बुढ़ापे को काट सकते हैं। हमने उन्हें फ्री राशन मुहैया कराया है ताकि बुजुर्गों को इधर उधर खाने की टेंशन महसूस हो। तो हम पे ये आरोप नहीं लगाया जा सकता मैडम। ठीक है वैशाली जी आपको पूरा समय दिया गया। वैशाली जी बिल्कुल आपने अपनी बात रख ली है, आपकी पॉइंट हमने नोट कर ली है। अगला सवाल मुकुल जी के साथ, और कोशिश करेंगे कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी कार्यक्रम के साथ जुड़े, स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े, क्योंकि जितने भी आरोप बीजेपी की प्रवक्ता ने लगाए हैं उस पर कांग्रेस का क्या कहना, क्या टिप्पणी। मुकुल जी, बीजेपी की प्रवक्ता ने जो भी बातें यहाँ पर रखी हैं कि वो मुफ्त की रेवड़ियाँ या फिर मुफ्त के वायदों पर भरोसा नहीं करते, जो करके दिखाते हैं वही बातें जनता के सामने रखते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो घोषणा पत्र है ये मुफ्त की रेवड़ियों का कल्चर नहीं दिखा रहा है, बल्कि वही बातें हैं जो कि बीजेपी करके दिखाना चाहती है? जबकि मैं शिक्षा की बात, जैसा कि अबिता जी ने यहाँ पर रखी, और फिर यहाँ पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, सम्मान के लिए जिन्होंने यहाँ पर बात की है, 2100 रुपए के 100 रुपए का ही फर्क लग रहा है कांग्रेस के घोषणा पत्र से। 2 लाख का अगर जो डेटा देखा जाए कि नौकरियों की बात हो रही है, ये वैसे ही है जैसे कांग्रेस की है और वो बीजेपी भी कर रही है बात। ऐसा क्या लग रहा है कि क्या ये वो घोषणा पत्र रहेंगे, यही आधार रहेगा जिससे 90 सीटों पर जनता इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी, या फिर किसानों का मुद्दा ही, महिला सुरक्षा का मुद्दा ही, रोजगार का मुद्दा ही? क्योंकि हरियाणा वो प्रदेश है जहां पर जो सटा तो है राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र के बिल्कुल पास स्थित है, लेकिन यहाँ पर यहाँ का जो युवा है वो रोजगार के लिए रूस जाता है, रूस में फंसा हुआ है, इजराइल भी भेजा जा रहा है। मुकुल सर, देखिए, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है इस वक्त। बेरोजगारी अगर ना होती तो ये जो भी घोषणा पत्र आ रहे, इतनी बड़ी नौकरी की बात ना होती जी। और किसानों को लेकर जो एक
प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक दुगनी आय का वादा किया था, ये वादा भी कहीं पूरा होता किसी को नहीं लग रहा। अभी मैंने जैसे पहले कहा, किसान आंदोलन के बाद ये पहला चुनाव हरियाणा का है जी। और देखने में हम लोग को ये भी करना पड़ेगा कि अब की बात ये जो 5 सीटें हरियाणा में कांग्रेस ने जीती थी, वो क्या संविधान को लेकर अब भी उतना ही सशंकित है या वो चीजें उभर चुका जी। क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचते हैं वो कहते हैं कि राहुल गांधी ने जो अमेरिका में बोला उस पे उन्होंने कहा कि ये संविधान बदल देंगे, जबकि राहुल गांधी का कुछ और मतलब रहा जो कांग्रेस के लोग बताते। लेकिन अब बीजेपी के लोगों ने शुरुआत की संविधान को लेके और कहा 400 पार दिला दीजिए, तो ये भी एक बहुत बड़ा हम लोग को देखने का होगा जनता जाति की सोच जी। तो वहां का इंटरनल जो बीजेपी है उसमें वहां पे आप चीजों को इस तरह से समझिए कि सारे लोग, जितने बीजेपी के लोग हैं इस वक्त, वो आप इस वर्ग को जो 14 में 18 साल का था या 15 साल का था, आज वो लड़का 10 साल बाद आप बताइए 26 साल का हो गया। ये बहुत बड़ा वर्ग है जो अब की बार बीजेपी के लिए एक बहुत ऐसा कांटे की वो है कि इसको कैसे इसका दिल जीता जाए। ठीक है, कांग्रेस यानी युवाओं को अट्रैक्ट करने की कोशिश बीजेपी ने की है, क्योंकि युवा वर्ग में भी काफी नाराजगी मौजूदा सत्ता से देखी जा रही है। मैं एक छोटी सी टिप्पणी वैशाली जी से जरूर लेना चाहूंगी रोजगार के मसले पर। 2 लाख भर्ती पर फिर से मेरा सवाल वही रहेगा वैशाली जी, कई पर्चे कई यहाँ पर जो पेपर है वो लीक हुए, इससे भी हरियाणा के जो युवा हैं वो परेशान हुए, और अब सरकार को ये लगता है, बीजेपी को ये लगता है कि युवाओं को नौकरी देकर जो है उनका वोट हासिल किया जा सकता है। वैशाली जी, प्रदेश का युवा, जैसा कि मैंने मुकुल जी से ही कहा था कि रूस और इजराइल में भी रोजगार तलाशता देखा जा रहा है, और किसी भी तरीके से कबूतरबाजी ही सही लेकिन वो यहाँ से निकलना चाह रहा है। वैशाली जी देखिए नेहा जी, इस पे ना एक हेल्थ कन्वर्सेशन होनी चाहिए और हेल्थी माइंड होना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है जी जी। देखिए रोजगार एक ऐसी समस्या है और ये मत लीक होना, ठीक है, ये चीजें ऐसा नहीं है कि ये अभी हुई हैं, ये पहले से चलती आ रही है। इस तरह से नहीं वैशाली जी, पहले से चलती आ रही है तभी तो सत्ता परिवर्तन कर देती है जनता। समस्या को लेकर वो समाधान चाहती है, तभी वो सत्ता परिवर्तन चाहती है। अगर समाधान सत्ता नहीं देगी तो वो फिर से सत्ता परिवर्तन चाहेगी। वैशाली जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। लेकिन आप देखिए कि जो चीज 60 वर्षों में ठीक नहीं हो पाई, ठीक है, उसे 10 वर्षों में उसे कंट्रोल किया गया, उसे समझने की कोशिश की गई, चाहे वो अग्निवीर योजना के माध्यम से था। देखिए अगर बात की जाए, अगर हम यहाँ पे कुछ देर के लिए, मैं अभिता जी से भी रिक्वेस्ट करूंगी जी, ठीक है, और से भी रिक्वेस्ट करूंगी और सुरेश जी से भी करूंगी, अगर कुछ देर के लिए हम यहाँ पर पार्टी का टैग हटा दें, कुछ देर के लिए हम पार्टी का टैग नहीं, हम पार्टी वायदे कर रही है, इसीलिए पार्टी ने क्या किया ये भी टटोला जाना जरूरी है। तो बीजेपी वही मैं बिल्कुल इसी पर मैं नेहा जी इसी पर मैं बात कर रही हूँ कि क्या क्या किया है। अब अग्नि योजना को आप ले लीजिए कि उसके माध्यम से जब एक 18-19 साल का बच्चा कहीं जाएगा, 4 साल वो अनुशासित होकर कहीं ट्रेनिंग लेकर आएगा और उसके साथ वो पैसे भी लेगा, जिससे वो चाहे तो अपनी को बहुत अच्छे से बढ़ा सकता है, अपने रोजगार को बढ़ा सकता है। लेकिन क्या है, विपक्ष का काम क्या है कि वो किसी भी तरह से भला होने देना ही नहीं चाहता है। मैं इस चीज पे मैं जानती हूँ कि अभिता जी भी हमारी एक अच्छी नागरिक है, जिम्मेदार नागरिक है, मुकुल जी भी है, हमारे मन के किसी में जानते हैं। अगर हम चीजों को एनालाइज करें कि अच्छा कार्य हो रहा है, वो मैं बीजेपी के और अन्य व्यक्ति को नहीं कहूंगी, माननीय नरेंद्र मोदी जिनका परिवार। वैशाली जी एक सवाल मैं जरूर यहाँ पर जोड़ना चाहूँ, अगर अच्छा कार्य हो रहा था तो मनोहर लाल खट्टर को हटाकर केंद्र में क्यों भेजना पड़ा? नायब सैनिक को लाने की जरूरत क्या पड़ गई बीजेपी को? आप मुझे बताएं, अगर आप यहाँ पर अच्छा कार्य कर रही हैं, ठीक है, तो क्या गारंटी है कि आप जीवन भर इसी चैनल में रहेंगी, चैनल चेंज नहीं करेंगी? बताएं, आप अपनी पोस्ट चेंज नहीं करेंगी, दूसरे को मौका नहीं देंगी, आप आगे नहीं बढ़ेंगी जी? क्या ये हमारी अभिता जी हमेशा प्रवक्ता ही रहेंगी? ठीक है, तो मनोहर लाल खट्टर की पदोन्नति हो गई, वो करियर में आगे बढ़ गए। वैशाली जी यही कह रही है, मुकुल जी को बस ये पत्रकार ही बनना है, कभी एडिटर नहीं बनना है।
या सुरेश जी को सिर्फ ये प्रवक्ता ही नहीं, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री केंद्र में मंत्री बन जाता है तो ये उसकी पदोन्नति हो गई, ये उसकी पदोन्नति भी हो गई। इट इज सेड दैट द चेंजिंग लॉ ऑफ नेचर, बदलना प्रकृति का नियम है और बदलाव जरूरी है और कर भी देना चाहिए। एक व्यक्ति को 10 साल उसकी बुद्धिमत्ता से काम लिया, अब आगे दूसरे को मौका दो। कांग्रेस थोड़ी ना है कि भाई एक बैठा है तो चिपक गया फेविकोल की तरह, फिर वही राज करेगा। फिर हम लोगों को मौका कैसे आएगा भाई जी? हम लोग कैसे सत्ता में बैठ पाएंगे? अगर एक ही व्यक्ति बैठा रहेगा तो सबको मौका मिलना चाहिए, इसमें गलत क्या है? ठीक है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया तो नेतृत्व परिवर्तन के पीछे यही एक मकसद रहा कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो मनोहर लाल खट्टर के साथ ही प्रदेश में थोड़ी सी कम हो जाए और नायब सिंह सैनी। बिल्कुल भी नहीं नेहा जी, मैं आपकी इस बात का खंडन करती हूँ, क्योंकि कभी भी अगर वो अभी भी बदले जाते या बीच में बदले जाते या लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में बदले जाते या अन्य उनके बीच के कार्यकाल में भी बदले जाते तो भी विपक्ष यही कहता। तो भी विपक्ष का काम है, अगर विपक्ष इस तरह की बातें नहीं करेगा, जनता को बरगलाए, जनता को झूठा आईना नहीं दिखाएगा, कमियां नहीं निकालेगा, तो वो कभी सत्ता वापिस नहीं लौट पाएगा। हम चाहे कि अच्छा काम कर दे, उसको बुरा बताना ही है। बिल्कुल, विपक्ष झूठ बोल रहा है, विपक्ष जो है झूठा नैरेटिव या फिर अच्छे काम को बुरा बता रहा है जनता के सामने, लेकिन जनता भी जो है पूरे विवेक से काम लेती है और इसीलिए जो है जब वो वोट डालने जाती है तो कई अहम मुद्दे जो इसकी जीवन की समस्याओं से जुड़े होते हैं उसी को ध्यान में रखकर अपने मताधिकार का, जिसका जो सर्वोच्च अधिकार संविधान ने दिया, उसका इस्तेमाल करते हैं। हम अबिता जी से इस पूरे कॉन्वर्सेशन को लेकर टिप्पणी अगली देखना चाहेंगे कि वो क्या कहती है। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए दो प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच कड़ी टक्कर और इसे बाइपोलर इलेक्शंस कहा जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी जो है इस पे अलग जो है मुकाबला कर रही है कांग्रेस से अलग होकर, क्योंकि किसी तरह का अलायंस यहाँ पर सीटों को लेकर नहीं हो पाया। अबिता जी, बीजेपी की प्रवक्ता ने जो यहाँ पर प्रदेश को लेकर वायदे किए हैं, आपका क्या कहना? आप भी विपक्ष में बैठी हैं और इस बार तो सभी सीटों पर किस्मत भी आजमा रही हैं, इन मुद्दों को किस तरीके से जनता के पास आप लेकर जा रही हैं कि आपको झूठा कहा जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर जैसे अभी बहन जी बोल रहे थे कि प्राकृतिक रूप, ये एक इनकी ही नहीं, पता नहीं मैंने और भी जो नेता और प्रवक्ता है वो यही बोल रहे हैं कि ये प्राकृतिक का नेचर है, पता नहीं एक राजनीतिक मुद्दा। जहां ये 10 साल सरकार में थे, इनके हाथ में सब कुछ था, उसके बावजूद आज ये कह रहे हैं कि ये प्राकृतिक के हिसाब से चलता है। ये बहुत ही अनागरल बात है। एक दूसरा, इन्होंने कहा कि जो हेल्दी माइंड से हमें सोचना चाहिए। बीजेपी के पास हेल्दी माइंड है, वो राजनीति फूट डालो राजनीति तो कर रही है, तो वो हेल्दी माइंड की बात कहां से कर सकते हैं? आप ये देखिए कि जो पिछले 2 कार्यकाल है वहां पर जो ये दक्षिण हरियाणा ने उनको जिताया, रामिंदर जी ने जिताया, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। अनिल विजय जो सीनियर मोस्ट थे उनसे बातचीत भी नहीं की गई और नायब जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। और आप देखिए कि आप ये जो मैनिफेस्टो है ये साफ बता रहा है कि ये जो वैशाली जी उनकी बात पूरी थी, वैशाली जी बात पूरी करने दीजिए, आपको मौका दूंगी मैं। देखिए 33 से 35% ओबीसी है और 27% जाट है और 21% एसएससी जो एससी है। तो यहाँ पर जो अनुसूचित जाति और ओबीसी उनको टारगेट किया जा रहा है, उनकी वोट को टारगेट किया जा रहा है। चलो ठीक है, आप वोट को करिए, पर आप ये देखिए ये मैनिफेस्टो बहुत ज्यादा जो है वो जाटों के खिलाफ भी है। आप ये देखिए, ये फूट डालो राज करो की नीति कर रहे हैं। कैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, जाटों के खिलाफ कैसे है ये मैनिफेस्टो? जाटों के खिलाफ कैसे है? मैं आप एक बात, हाँ, इन्होंने जिस तरीके से ओबीसी और एससी के बारे में बात किया, इन्होंने जनरल कैटेगरी के बारे में बात किया कि उनके बच्चों के लिए अगर कोई जनरल कैटेगरी में बच्चा है और वो गरीब है तो उसके लिए क्या स्कॉलरशिप होगा या क्या शिक्षा कुछ होगा। ठीक है, आपकी घोषणा पत्र सामने आएगी तो हम देख लेंगे। वैशाली जी मैं आऊंगी आपके पास, आपको समय मिलेगा। अबिता जी कंप्लीट। हाँ जी, ठीक है। अभी मैं नॉन जाट, अभी आप देखे जाट विरोधी कैसे, पिछले बार जो 2019 में 20 टिकटें दी गई थी भाजपा द्वारा और इस बार 2024 के विधानसभा में सिर्फ 16 व्यक्तियों को ही जाटों को वोट दी गई। और आप ये देखें आज हरियाणा में बुरा हाल ये है
कि इन्होंने जो भी जाट अगर बीजेपी में जाता है तो समाज उसको जाट ही नहीं मानता है, ठीक है, इतना बुरा हाल है, क्योंकि इन्होंने ठीक है, जो फिर तो आप बना रहे हैं ना, फिर तो आम आदमी पार्टी इसको जाट और नॉन जाट बनाना चाह रही है, ये तो ये प्रयास लग रहे हैं। नहीं, हम बनाना चाह रहे हैं। देखिए सुनिए, साफ एक बात बताइए, हमारा मैनिफेस्टो किसी भी जातिवाद में कहीं पर भी कुछ नहीं बोलता। बट अगेन अबिता जी, आप अभी कह रहे हैं कि ये जाटों के विरोध में दिखता है, अभी आप कह रहे हैं कि आपका मैनिफेस्टो किसी भी जातिगत मुद्दे पर नहीं सामने आएगा। आप एक बात कहिए ना कि जातिगत है या जातिगत नहीं है, वो बात कर रहे हैं। देखिए सुनिए, आप ये बात देखिए, ओबीसी मुख्यमंत्री कौन बात करता है? बीजेपी बात करती है। जब आप बात करोगे तो सुनोगे, तो जवाब हम भी देंगे, क्योंकि दिक्कत इस बात से आती है कि जहां हरियाणा 36 बिरादरियों में एक समूचा समाज में प्यार था, भाईचारा था, आज उनको इतना खराब कर दिया है इन्होंने, तो हरियाणा में माहौल खराब कर दिया। यही कारण है कि सत्ता विरोधी लहर है इनके खिलाफ, और उस बारे में चर्चा की जानी चाहिए, और वो चर्चा का विषय है। जिस तरीके से इन्होंने जाट वर्सेस नॉन जाट करके आज आप शिक्षा के बारे में बात नहीं कर रहे, रोजगार के बारे में बात नहीं कर रहे, तो हम इनकी बताएंगे कि अपने आप में बहुत बार ये बोलते हैं कि देखिए हमने ओबीसी मुख्यमंत्री दिया, ओबीसी मुख्यमंत्री, तो आपने अपने 10 साल के काम क्यों नहीं गिनवाए? बोलेंगे तो ये बात कही जाएगी। और इन्हीं और हमारी गारंटी देखे, कोई जातिवाद नहीं करता, कोई टैक्स भी, हर कोई जो टैक्स पेयर है या फिर जो लोग बीपीएल है, हर समाज के लोगों को बराबरी के लिए शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ठीक है, का मुद्दा सब कुछ किया गया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल अबिता जी, आपने अपना पॉइंट यहाँ पर रख दिया है। वैशाली जी, अगर आपको कोई आपत्ति है तो बिल्कुल संक्षेप में, मुकुल जी से मैं कंक्लूडिंग रिमार्क चाहती हूँ। वैशाली जी, बिल्कुल संक्षेप में। जी, बस ये है कि इनको पहले 4 उंगली उठाने से पहले गिरेबान में झांक लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई आतिश जी के अलावा कोई नेता था ही नहीं जो उन्होंने उनको सीएम बना दिया। वैशाली जी, ठीक है, हरियाणा की बात हो रही है, हरियाणा की बात हो रही है। अबिता जी दर्शकों के समय का सम्मान करें, दोनों ही दर्शकों के समय का सम्मान करें। मुकुल जी, अफसोस है कि इस पूरे कार्यक्रम में जो कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ तकनीकी समस्या की वजह से नहीं जुड़ सके, लेकिन उनकी भी टिप्पणी बहुत अहम थी कि कांग्रेस इस घोषणा पत्र को लेकर क्या विचार रखती है। हालांकि कांग्रेस ने यही कहा कि हमारे घोषणा पत्र को कॉपी पेस्ट कर लिया गया है। मुकुल जी, आपको क्या लगता है, ये नॉन जाट और जाट का जो मसला अबिता जी ने उठाया, क्या यही प्रोमिनेंट होगा, या फिर क्योंकि पंजाब भी सटा हुआ है इस प्रदेश से और दिल्ली भी सटी हुई है, दोनों जगहों पर आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी के मुद्दों का कितना असर, और ये तो विपक्ष को ही फायदा पहुंचाती दिखेगी अगर यही समीकरण है। वैसे जितने भी एनालिस्ट हैं वो यही घोषणा कर रहे हैं कि जो इलेक्शंस है, जो असेंबली पोल्स हैं, वो बाइपोलर ही है। देखिए नेहा जी, इसमें मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, सारे विषय अपनी तरह अपनी अलग जगह रखिए जी। वहां का जो युवा वर्ग है, वहां के किसान है, वहां की महिलाएं, वही डिसाइड करेगी जी। दूसरा, बीजेपी की प्रवक्ता से अगर पूछा जाए क्या आपका किसी से गठबंधन है, तो कहेंगी नहीं। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए, INLD बीएसपी को ने गोपाल कांडा को समर्थन दिया, वही बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को हटा लिया वहां से। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि यह पूरा गठबंधन एक साथ लड़ रहा है। तो अब की बार जवाब जनता देगी, और इन्हीं सबका कि बीजेपी ये नहीं कह सकती कि हम अकेले लड़ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ आप गोपाल कांडा को समर्थन देते हैं, मूक समर्थन देते हैं, और साथ में गोपाल कांडा को बीएसपी और INLD भी समर्थन दे रही है। तो इन चीजों पे हम लोग की मेन निगाह रहेगी कि वहां की जनता क्या फैसला देती, खासकर युवा वर्ग में और किसान। मुकुल जी, इंडिया गठबंधन के लिए, विपक्ष के लिए ये प्रदेश और इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि दिल्ली चले जाइए वहां पे लड़ाई दिखती है, पंजाब चले जाइए वहां लड़ाई दिखती है, अब हरियाणा भी जो है कमोबेश कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में यही दिख रहा है। बिल्कुल संक्षेप में, समय समाप्त हो गया जी। बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी कोई सीट जीत पाएगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं वोट काटेगी, और क्या वोट, कितने परसेंट वोट काटती है, ये हम लोग को देखना पड़ेगा, खासकर निर्दलीय। ये और आम आदमी पार्टी में दोनों लोग बहुत बड़ा उलटफेर करने की मुझे संभावना लगती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, आपने समय दिया, स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। वैशाली जी, आपका भी आभार, अबिता जी आपका भी आभार कि आप कार्यक्रम के साथ जुड़े, स्ट्रेट टॉक में हिस्सा लिया। जनता से, अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि आपको स्ट्रेट टॉक से जुड़ी हुई कोई भी बात हम तक पहुंचानी है, अपना कीमती फीडबैक हम तक अवश्य लिखिए। आप हमें ईमेल भेजिए info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी, और लगातार देखते रहिए जस्ट टीवी। नमस्कार।